Good morning, friends. Let us see today's newspaper. That is 20th of November 2016, and it is Sunday today. So there are no editorial articles, और इसमें भी बाकी आर्टिकल्स जो हैं हार्डली 2 या 3 आर्टिकल हैं जो काम के लगे मुझे। फर्स्ट आर्टिकल, ये संस्कृत की एक पीएचडी स्कॉलर हैं, तो शी इज स्टडाइंग संस्कृत। तो संस्कृत और बाकी जो ओल्ड लैंग्वेजेज हैं उनका एक कोरिलेशन है। सारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो हुआ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही पैटर्न से लगभग हुआ है, और उसको 2-3 तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। एक तो फैमिलीज बोला जाता है, लैंग्विस्टिक फैमिलीज, जिसमें कि सिमिलरिटीज होती हैं। तो वो सिमिलरिटीज किस बेसिस पे होती हैं कि लैंग्वेज में जैसे वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज में ली जाती हैं तो वो किस टाइप से होती हैं, या वो टूटी हुई होती हैं डिफरेंट मतलब टुकड़ों में, या फिर मिक्स्ड होता है। जैसे कि हम संस्कृत में देखते हैं रामः रामो रामा ऐसे करके जो होता है राम ने। अब यहाँ पे जो कारक है वो साथ में मिक्स्ड है, और बाकी हिंदी में ये टूट गया है, कारक अलग हो गया है। तो रामः से दोनों चीजें बन जाती है राम ने, और हिंदी में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इस टाइप से लैंग्वेज का डेवलपमेंट है कि इनिशियली ऐसा था, मिक्स था, फिर धीरे धीरे उसको इजी करने के लिए लैंग्वेज को टूटते हुए अलग अलग हो गया। कारक और जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है वो सारी चीजें अलग अलग हो गई। तो इस टाइप से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में संस्कृत को ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, और साथ ही कुछ और लैंग्वेजेस से कंपेयर किया जाता है कि वो भी अपने सेम ही टाइम में वो अपने एरिया में डेवलप हो रही थी। इस तरीके से हम देखें तो जैसे इंडिया, इराक, ये वाला एक रीजन, अफ्रीकन रीजन, अमेरिकन रीजन, इसमें अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी अपने अपने एरिया में। तो कुछ 9 या 10 फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है लैंग्वेजेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो नाउ शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इराक और इनकी लैंग्वेजेज। ऑलरेडी काफी लोग इस पे रिसर्च कर चुके हैं, तो उससे हम जानते हैं कि इंडियन जो वेदा हैं, वेद, तो वेदास में और वहाँ का ईरान का है जींद अवेस्ता, जैन अवेस्ता। तो अवेस्ता और वेद में काफी सिमिलरिटीज हैं लैंग्वेज को लेके। जैसे कि सप्त मान लीजिए, सप्त बोलते हैं हम 7 को, तो वहाँ हप्त बोलते हैं, सप्त हप्त ऐसे करके। पितर, फादर, इंग्लिश में भी जैसे हम कंपैरिजन करें तो लैंग्वेजेस में सारा, जैसे इंग्लिश संस्कृत में लिखेंगे पितृ, इंग्लिश में फादर, मातृ तो मदर, उस टाइप से सभी लैंग्वेजेस में रिलेशंस हैं। तो जींद अवेस्ता ये भी काफी पुराना है। अवेस्ता वहाँ का रिलीजियन, अपनी रिलीजन का बुक है, उनकी रिलीजियस बुक है। जैसे हमारे वेद हैं पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले, तो ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इसीलिए ये ईरान से इंडिया आई हैं। ये जो पीएचडी स्कॉलर हैं मोरेसा सयादी, एक लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं। तो वो आके इंडिया से इन्होंने पीएचडी की है। इंडिया के कल्चर को आके देखा तो काफी सिमिलरिटीज अभी भी हैं, और पुराने हमारे जो बुक्स हैं उनमें तो सिमिलरिटीज दिखती हैं। तो ये पौराणिक एनसाइक्लोपीडिया है विक्टम मनी का, उसकी भी स्टडी कर रही हैं, और उसको पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में कन्वर्ट करने वाली हैं कि और सिमिलैरिटीज ढूंढी जा सकें और स्टडीज की जा सकें। और फिर नेक्स्ट चीज हम देखें तो वेदों में और अवेस्ता में जो हम देखते हैं तो गॉड्स भी हमारे सिमिलर हैं लगभग, लाइक कि इंद्र और अग्नि जैसे गॉड्स वहां भी मिलते हैं ईरान में। तो इस टाइप की सिमिलरिटीज इंडिया और ईरान में है। तो बहुत सारी स्टडीज जो हुई हैं पहले, उनमें कहा भी जाता है कि आर्यंस जो हैं, आर्यंस का जो उनकी उपज मानी जाती है, ओरिजिन माना जाता है, वो ईरान से माना जाता है। ईरानियन एरिया से आर्यंस निकल के आए हैं, और दे ट्रेवल्ड थ्रू दिस रीजन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू कुश पर्वत, इन सब से होते हुए वो इंडिया पहुंचे हैं। तो आर्यंस का ओरिजिन वहां से है, इसीलिए ये एक रिलेशन है। इस टाइप की बातें की जाती हैं, पहले काफी स्टडीज पे हो चुकी है और ये कर रही है। तो कुछ पिछली बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेशन पूछा गया था बाकी से, कि बाकी क्यों मार गई और इंडिया
इंडस वैली अभी भी जिंदा है। तो वो सारा ऐसा कुछ कोई कंपैरिजन अभी भी पूछा जा सकता है इंडियन और ईरानी कल्चर में, इंडियन और ईरानी लैंग्वेज के डेवलपमेंट्स में। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल जल्लीकट्टू इस गेम से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब इसको ये 3500 टू 1500 बीसी की पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं कोटागिरी में। ये करिकियूर कोई जगह है। यहाँ पे नियोलिथिक स्टोन एज की 3500 टू 1500 एज की बीसी बिफोर क्राइस्ट पेंटिंग्स मिली हैं, रॉक पेंटिंग्स, जिनमें ये दिखाया गया है कि इस बुल को ये या तो इसका पीछा कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। तो उसी टाइप का सिमिलर गेम जल्लीकट्टू है। तो दे आर सेइंग कि पहले हंटर्स हुआ करते थे, जबकि फार्मिंग हमने प्रॉपर स्टार्ट नहीं की थी और हम सेटल्ड वे में नहीं रहने लगे थे, तब हंटरिंग करने के लिए लोग जैसे इनका पीछा कर रहे हैं और उसी को वही फूड होता था उनका। लेकिन जब से फार्मिंग स्टार्ट हो गई, लोग सेटल्ड होके रहने लग गए, तो देन इट बिकम अ स्पोर्ट, इट कन्वर्टेड इनटू अ स्पोर्ट। सो जल्लीकट्टू बार बार सुप्रीम कोर्ट भी उसके बारे में डिसीजंस आते रहते हैं, गवर्नमेंट फिर ट्राई करती है कुछ बदलवाने की। तो इसके ओरिजिन को यहाँ शो किया जा रहा है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये इसका ओरिजिन वही है, बाकी बोलते हैं कि गारंटीड नहीं है, चीजें अभी डिपिक्ट किया जाना जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन जल्लीकट्टू पे आ सकता है और कुछ उसके पुराने उस पर भी आ सकता है। नेक्स्ट, इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी। तो हमारा कॉपरेशन जो है दैट विल गो ऑन, टाइप से यहाँ के ऑफिशियल्स ने बात की है। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन चीजें देख लेते हैं। एक तो ट्रंप ने बोला है कि ही विल रिवाइव देयर कोल इंडस्ट्री, कोल माइनिंग। क्यों? क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन और बिजनेसमैन क्लाइमेट से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रखते हैं। उनको सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड उनके मोटिव्स होते हैं। प्रॉफिट बेस्ड मोटिव है तो दे विल नॉट सी इनटू एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दोज बिजनेस थिंग्स जिनकी वजह से एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वही चीजें ट्रम्प कर रहे हैं कि आई विल रिवाइव कोल माइनिंग। वाई? कि कोल से हमें सस्ती पड़ती थी चीजें बनानी और रिन्यूएबल एनर्जी से वो महंगी पड़ रही हैं, रेट्स उनकी बढ़ गई हैं। तो आर बिजनेस इज गोइंग डाउन, सो मैं कोल इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करूंगा और पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ दूंगा। इस टाइप की दोनों बातें इन्होंने की हैं। तो ये सारी चीजें बोलने के साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या इंडिया के जो रिलेशंस है, ऑपरेशंस हमने किए हैं क्लीन एनर्जी पे, वो आगे चलते रहेंगे या नहीं। तो उसी चीज के बारे में बातें हैं कि ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन हमारे ऑपरेशंस चलते रहेंगे। इंडिया 175 गीगावाट के ने टारगेट रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी इतने तक 175 गीगावाट तक हम बनाएंगे। अभी इंडिया की जो कंडीशन है उसमें 55.4% एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कोल का है और इंडिया में रिजर्व्स भी काफी हैं, हालांकि हम निकाल नहीं पाते हैं जितना रिजर्व्स है उतना। फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इंडिया में है, हालांकि उतना हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाह रहे हैं टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिससे एनवायरनमेंट के जो हमने जितने भी एग्रीमेंट साइन किए हैं उनको, उन पे जो कमिटमेंट हमने किए हैं उनको फुलफिल कर सकें और एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट कर सके। तो कोल को फेज आउट करना जरूरी है। कोल को फेज आउट करने के रीजंस इन्होंने जो दिए वो हैं, एक तो है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो कोल फेज आउट करना जरूरी है। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज से हमने जो वादे किए हैं हमने उनको भी निभाना जरूरी है, तो इसके लिए भी कोल को फेज आउट किया जाना जरूरी है। लेकिन ट्रंप के आने से क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो अब नेक्स्ट इन्होंने बातें की कि इंडिया को, जैसे ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका को, टोटली होल अमेरिका को, तो इंडिया के ग्लोबल रिलेशन है अमेरिका के साथ ऑलरेडी। इंडिया अमेरिका हम जब देखते हैं तो दैट इज अ ग्लोबल रिलेशन, लेकिन इंडिया एंड अमेरिका शुड डेवलप स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, जो कि एक ग्लोबल के साथ लोकल रिलेशंस भी एक डेवलप हों, सो दैट वी कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी की भी और हमारी कोल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस करनी है, तो दैट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट,
ओके, आज ये 3 ही आर्टिकल ठीक ठाक लगे मुझे, बाकी सब तो वही पुरानी बातें हैं। 500 और 1000 नोट बैन से रिलेटेड है मैक्सिमम चीज़ें, वो बार बार देखने का कोई फायदा नहीं है। बाकी फिर और कल के न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।